आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है तो हमारा पेशेंट पीछे क्यों छूट जाता है। कई हॉस्पिटल हैं, काफ़ी समय से दिखाता आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरा इलाज चला। उनके इलाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ा मेरे को, और मैं वहाँ से 11-12 दिन बाद छुट्टी करा के उसी हालत में जैसा गया था उसी हालत में वापस घर पे। सिर्फ दवाइयाँ बढ़ा देने से स्पेसिफिक जोड़ों की डिफॉर्मिटी होना बंद नहीं हो रहा था। मल्टी डिमेंशनल अप्रोच जिसमें एक टीम ने काम किया, एक स्ट्रैटेजी ने काम किया। हमने आर्थ्रोसेंटेसिस किया, इमेज गाइडेड इंटरवेंशंस किए, ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन किया, कस्टमाइज्ड फिजियोथेरेपी, एडीएल, जॉइंट प्रोटेक्शन, बायोमैकेनिकल करेक्शन, री एजुकेशन, सारी चीज़ों पे इकट्ठा काम किया गया along with the medications. And then he came to my OPD for his second visit walking, and that was winning. आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है तो फिर भी हमारे पेशेंट्स व्हीलचेयर पे क्यों आ जाते हैं, उनके हाथ टेढ़े क्यों हो जाते हैं, घुटनों और एंकल्स में इतना दर्द हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाते। अगर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है तो हमारा पेशेंट पीछे क्यों छूट जाता है। क्या हम सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट करने लगे हैं, लैब रिपोर्ट्स को ट्रीट करने लगे हैं और पेशेंट को भूल जाते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक केस के बारे में। हमारे पास एक पेशेंट आए जो 8 महीने से व्हीलचेयर पे बाउंड थे। सिवियर इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी, दोनों घुटनों में इतनी सूजन, इतना दर्द कि दोनों घुटने सीधे नहीं हो पा रहे थे। एंकल में इतना इफ्यूशन और पेन था कि 8 महीने से ही वॉज व्हीलचेयर बाउंड। जी, मेरा नाम संदीप। काफ़ी जगह मैंने ये दिखाया डॉक्टरों को, तो उन्होंने यही बताया कि आपके जोड़ों में, पंजों में, घुटनों में, कुल्लों में सूजन और दर्द ज़्यादातर बना रहता है। पेशेंट हर जगह घूमा, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, आर्थराइटिस के डॉक्टर्स को दिखाया, अस्पताल में भर्ती रहा, पर फिर भी व्हीलचेयर पे। घुटनों में दर्द, एंकल में दर्द, सीधा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, फैमिली का बहुत सारा पैसा लग गया और पेशेंट हमारा कहीं बहुत पीछे छूट गया। कई हॉस्पिटल हैं, काफ़ी समय से दिखाता आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरा इलाज चला। उनके इलाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ा मेरे को, और मैं वहाँ से 11-12 दिन बाद छुट्टी करा के उसी हालत में जैसा गया था उसी हालत में वापस घर पे। जब वो हमारे पास आया तो हमने ट्रीटमेंट और रिपोर्ट से पहले ये जानने की कोशिश करी कि उसकी हालत क्या है, वो क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। वी फॉलोड अ प्रोटोकॉल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन। हर जोड़ का रेंज ऑफ मोशन क्या है, उसमें तकलीफ़ कितनी है, वो चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, क्या काम कर पा रहा है। फिर हम यहाँ आए, यहाँ आके हमने जानकारी ली, तो फिर हमें सारी चीज़ें बताई गई। यहाँ पे आयुष चौधरी मैम, उन्होंने हमें अच्छे से समझाया कि आपके ये दिक्कत है। काफ़ी में 1 घंटा बैठ के समझाया हमें, तो हमें सारी बातें अच्छे से समझ में आई। और हमें फिर पता चला कि इतने टाइम से इतनी दवाइयाँ लेने के कारण किडनी में भी नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो गई थी, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टार्ट हो गया था, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली रिलाइंग ऑन ओवर मेडिकेशंस। एक दवाई नहीं कंट्रोल आया, ESR, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, चौथी दवाई। सिर्फ दवाइयाँ बढ़ा देने से, पूरे सिस्टम को, पूरी बॉडी को दवाइयों से एक्सपोज करने से स्पेसिफिक जोड़ों की डिफॉर्मिटी, उनका ख़राब होना, उसका विदर आउट होना बंद नहीं हो रहा था। तो अब इस समय में arthritis care has to change, the delivery model has to change. आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी या ऑटोइम्यून आर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं होती है, ये पूरे सिस्टम की बीमारी होती है, जिसमें स्किन, हार्ट, लंग, ब्लड वेसल्स तक इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़। और जब भी कोई दवाई को, एक दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई बढ़ाते जाते हैं तो उसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके घर के कमरे में आग लगी है तो आप क्या पूरे घर को पानी से भर दोगे या फिर उस कमरे की आग को बुझाओगे और पूरे घर को भी बचाओगे? ऐसा ही कुछ होता है सिर्फ दवाई दे देने से, कि आपके एक कमरे में आग लगी है तो आपने पूरे घर में पानी भर दिया, पर जिस कमरे में आग लगी थी वहां तो पानी उस स्तर पे पहुंच ही नहीं पाया जो उस आग को बुझा देगा। समझिए इस चीज को कि आर्थराइटिस जिस प्रकार से एक सिस्टमिक डिजीज है जो ना कि सिर्फ जोड़, पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, ऐसे बीमारी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन, वो भी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रिस्क्राइब कर देना इज नॉट सफिशिएंट। उन्होंने कोई ऑपरेशन
कोई चिराफाड़ी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। ओटीपी मेरे 1 से 1.5 घंटा चला, इंजेक्शनों के थ्रू हुआ ये पूरा पैरों का। हमें समझना होगा कि जितनी मल्टी डिमेंशनल ये बीमारी है उतनी ही मल्टी डिमेंशनल टीम अप्रोच लगती है। इस पेशेंट में हमने कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन किया, समझा कि रेंज ऑफ मोशन क्या है, कौन सा जोड़ क्षतिग्रस्त हो रहा है। इतना ज़्यादा ख़राब घुटना और टकना हो चुका था कि वो सीधा भी नहीं हो रहा था एंड ही वाज नॉट बीन एबल टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के बाद मेडिसिन नहीं, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि क्या स्पेसिफिक जोड़ में कौन से इंटरवेंशन होगा, क्या उस जोड़ में हुई विकृति जो है, इन्फ्लेमेशन जो है, जो उस जोड़ को एक तीव्र गति से ख़राब कर रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आर्थ्रोसेंटेसिस प्लान किया गया जिसमें से उस जोड़ में से इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड को निकाला गया। कुछ जोड़ों में तो हेमार्थ्रोसिस तक था, खून भरा हुआ था, दैट वाज इवैक्यूएटेड। स्पेसिफिक फोकस्ड इंटरवेंशन इन दैट स्पेसिफिक जोड़, उस स्पेसिफिक जोड़ में ही जाकर के दवाई डाली गई, ब्लॉक किया गया ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो पाए। तो भी है इन घुटनों में, टखनों में, इनमें से खून भी निकाला है, जो गंदा बेकार खून जमा हुआ था, और इनमें फिर एक इंजेक्शन दिया है इन्होंने एक एक करके कुल्लों में। ऑर्थोबायोलॉजिक्स और रीजनरेटिव मेडिसिन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके इन्फ्लेमेशन को और फंक्शनैलिटी को बढ़ाया गया। उसके साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल जिसमें गेट रीट्रेनिंग, बायोमैकेनिकल ट्रेनिंग, फंक्शनल रेस्टोरेशन ट्रेनिंग, जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स फॉर देयर लंग, बिकॉज बहुत कॉमन होता है इन लोगों में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। सो ब्रीदिंग टेक्निक्स, स्पायरोमेट्री, एडीएल करेक्शंस, अर्गोनॉमिक करेक्शंस, ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन चालू किया गया। 360 डिग्री अप्रोच अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस, बिकॉज सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए मेडिकेशन ज़रूरी है पर ओवर प्रिस्क्रिप्शन इसका इलाज नहीं। तो एक बैलेंस्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस चालू करे गए, नॉट ओवर प्रिस्क्राइबिंग देम बट अ मल्टी डिमेंशनल अप्रोच जिसमें एक टीम ने काम किया, एक स्ट्रैटेजी ने काम किया कि कैसे हम जॉइंट को प्रोटेक्ट करें। हमने आर्थ्रोसेंटेसिस किया, इमेज गाइडेड इंटरवेंशंस किए, ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन किया, कस्टमाइज्ड फिजियोथेरेपी, एडीएल, जॉइंट प्रोटेक्शन, बायोमैकेनिकल करेक्शन, री एजुकेशन, सारी चीज़ों पे इकट्ठा काम किया गया अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस। फिर मेरे को बाढ़ पे वापस लेके आए और अब मेरे को पहले से आराम है काफ़ी। And then he came to my OPD for his second visit walking and that was winning. तो अगली बार जब आप आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कराने जाएं तो पूछिए कि आप क्या अगली दवाई बढ़ा रहे हैं। आपकी दवाई बढ़ाने के अलावा स्ट्रैटेजी क्या है ट्रीटमेंट की। मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, मैं कितना चल पाऊंगा, मैं कितना काम कर पाऊंगा, क्योंकि डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई बढ़ाना नहीं होता, फंक्शनैलिटी अचीव करना, फंक्शनल रेस्टोरेशन करना होता है जिसमें मल्टी मोडालिटी अप्रोच लगती है। हम एक ओल्ड एज तरीके से आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करते कि हम देख रहे हैं कि एक मरीज़ है सालों से लगातार बिना चूके दवाई ले रहा है, फिर भी हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, उंगलियां सीधी नहीं हो पा रही हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन मोडालिटी। सिर्फ एक ही मोडालिटी को पकड़ के बढ़ाए जा रहे हैं और ये दवाइयाँ टॉक्सिक होती हैं, इनका फार रीचिंग सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब आप एक इस तरीके की प्रेसिन मेडिकेशन, स्टीमार्ड मेडिकेशंस को, बहुत सारी इस तरीके की दवाइयों को एक लंबे समय तक रहते हैं तो लेते हैं तो इनके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ओवर प्रिस्क्रिप्शन, ओवर रिलाइंग ऑन वन मोडालिटी इज नॉट हाउ इन मॉडर्न डे वी ट्रीट आर्थराइटिस। देयर हैज टू बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इट हैज टू बी फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड, फंक्शनल रेस्टोरेशन कि हमें रिपोर्ट्स को नहीं ट्रीट करना है, हमें एक पेशेंट को ट्रीट करना है उसकी फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखते हुए।